दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे वर्मा डिजिटल क्लास में, जिसमें हम आप लोग के लिए लेके आते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड ढेर सारी जानकारी, जो कि आप लोग के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। आज का जो हमारा चैप्टर है वह है चैप्टर नंबर 11, ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क। देखते हैं कंप्यूटर नेटवर्क से किस तरह के टॉपिक आप लोग के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बनते हैं और उन टॉपिकों से किस तरह के प्रश्न आप लोग के एग्ज़ाम में बनते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं हम अपना आज की क्लास को। हमारा आज का पहला जो टॉपिक है वह है नेटवर्क, ठीक है। चलिए इसको जानते हैं और समझते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क विभिन्न संचार माध्यमों द्वारा आपस में जुड़े दो या अधिक स्वतंत्र कंप्यूटरों, ठीक है, का समूह है, जिसमें नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटर समान नियमों का अनुपालन कर आपस में डाटा व सूचनाओं का आदान प्रदान तथा संसाधनों का साझा उपयोग करते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क का प्रयोग टेक्स्ट, ऑडियो तथा वीडियो डाटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक भेजने के लिए किया जाता है। इसमें किसी एक कंप्यूटर का नेटवर्क पर जो है नियंत्रण नहीं होता है, ठीक है। किसी नेटवर्क में संचार को स्थापित करने के लिए 4 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। पहला होता है सेंडर यानी प्रेषक, दूसरा होता है मीडियम यानी माध्यम, तीसरा होता है रिसीवर यानी प्राप्तकर्ता और चौथा होता है प्रोटोकॉल यानी भेजने और प्राप्त करने वाले की कार्यविधि, ठीक है। चलिए नेटवर्क के कुछ लाभ भी हैं, उन्हें हम लोग जानेंगे, ठीक है। बेनिफिट्स ऑफ नेटवर्क, तो विभिन्न कंप्यूटर द्वारा आपस में सूचनाओं का आदान प्रदान, ठीक है, डाटा, सूचना और महंगे उपकरणों का साझा उपयोग, सूचना का तेज गति और शुद्धता, स्पीड एंड एक्यूरेसी के साथ आदान प्रदान और कम खर्च में डाटा का आदान प्रदान, ठीक है। चलिए प्रोटोकॉल के बारे में हम लोग जानते हैं। नेटवर्क पर विभिन्न कंप्यूटरों द्वारा संचार स्थापित करने तथा डाटा स्थानांतरण को सुविधाजनक करने के लिए बनाए गए नियमों और क्रियाओं, ठीक है, का समूह जो है वह प्रोटोकॉल कहलाता है, ठीक है। नेटवर्क पर प्रयुक्त कुछ मुख्य प्रोटोकॉल हैं, ठीक है, जैसे TCP, IP, HTTP, FTP, SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, तो ये सभी है। FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, तो ये सभी नेटवर्क पर प्रयुक्त होने वाले कुछ मुख्य प्रोटोकॉल हैं, ठीक है। चलिए, क्या आप लोग जानते हैं कि पहला कंप्यूटर नेटवर्क 1981 में तैयार किया गया, जिसे ईथरनेट कहा गया, ठीक है। चलिए नोड के बारे में जानते हैं हम लोग, जो नोड्स क्या होता है, ठीक है। तो नेटवर्क से जुड़े विभिन्न कंप्यूटरों का अंतिम बिंदु या टर्मिनल जो नेटवर्क के संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं, नोड कहलाता है। प्रत्येक नोड एक प्रेषक तथा प्राप्तकर्ता दोनों की तरह कार्य करता है, ठीक है। चलिए सर्वर के बारे में हम लोग जानते हैं। नेटवर्क के किसी एक नोड को संचार व्यवस्था बनाए रखने तथा साझा संसाधनों के उपयोग को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है, जिसे सर्वर कहते हैं। यह नेटवर्क से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर को विभिन्न सेवाएं प्रदान करता है, ठीक है। संचार की विधियां यानी मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, तो पहला है हमारा सिंप्लेक्स विधि, ठीक है। तो डाटा व सूचनाओं का एक ही दिशा में संचारण होता है। इसमें सूचना प्राप्त होना सुनिश्चित नहीं होता है, जैसे रेडियो का प्रसारण, कंप्यूटर और कीबोर्ड के बीच का संचार आदि, ठीक है। अर्ध डुप्लेक्स यानी हाफ डुप्लेक्स मेथड, इसमें सूचनाओं का संचारण दोनों दिशाओं में किया जा सकता है, पर एक बार में एक ही दिशा में सूचना जा सकती है, ठीक है। जैसे टेलीफोन पर आवाज़ का आदान प्रदान, इसके लिए 2 तार की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। हमारा तीसरा है पूर्ण डुप्लेक्स विधि, यानी सूचना तथा डाटा को दोनों दिशाओं में एक साथ प्रेषित किया जा सकता है। इसमें 4 तार की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग जानते हैं बैंडविड्थ क्या होता है। तो डाटा के संचारण के समय माध्यम में उपलब्ध उच्चतम और निम्नतम यानी हायर एंड लोअर फ्रीक्वेंसी की सीमा बैंडविड्थ कहलाती है। बैंडविड्थ जितना अधिक होगा, डाटा का संचारण उतना ही तीव्र होगा। इस प्रकार बैंडविड्थ का आशय संचार माध्यम की सूचना वहन करने की क्षमता से होता है। एनालॉग सिग्नल के लिए बैंडविड्थ को हर्ट्ज में मापा जाता है, ठीक है। चलिए कंप्यूटर नेटवर्क
के लिए बैंडविड्थ का तात्पर्य संचार माध्यम पर डाटा स्थानांतरण की गति से होता है। ठीक है, इसे बिट प्रति सेकेंड में मापा जाता है, जिसे बॉड, ठीक है, जिसे बॉड भी कहते हैं। आजकल बैंडविड्थ जो है एमबीपीएस या जीबीपीएस में मापते हैं। ठीक है, 1 मेगा बिट 1 मिलियन या 10 लाख बिट के बराबर होता है। ठीक है, चलिए बॉड के बारे में हम लोग जानते हैं। यह डाटा संचारण की गति को मापने की इकाई है। इसे बिट प्रति सेकेंड भी कहा जाता है। ठीक है, ब्रॉडबैंड क्या होता है, चलिए इसे समझते हैं। वह संचार माध्यम जिसमें डाटा स्थानांतरण के लिए विशाल बैंडविड्थ वाला सिग्नल उपलब्ध होता है ब्रॉडबैंड कहलाता है। इसमें डाटा स्थानांतरण की गति तेज होती है तथा एक ही संचार माध्यम पर एक से अधिक चैनल के डाटा स्थानांतरित किए जा सकते हैं। DSLS, ठीक है, DSL जो है डिजिटल सब्सक्राइबर लिंक केबल टीवी तथा ऑप्टिकल फाइबर ब्रॉडबैंड सेवा उपलब्ध कराते हैं। ठीक है, ट्राई जो है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 512 किलोबिट प्रति सेकेंड KBPS से अधिक क्षमता वाले संचार माध्यमों को ब्रॉडबैंड की संज्ञा दी है। ठीक है, चलिए बेसबैंड के बारे में हम लोग जानते हैं। जो बेसबैंड क्या होता है, वह संचार माध्यम जिसमें डाटा स्थानांतरण के लिए कम बैंडविड्थ उपलब्ध होता है बेसबैंड कहलाता है। इसमें किसी डाटा के स्थानांतरण के लिए माध्यम के संपूर्ण बैंडविड्थ का प्रयोग किया जाता है। इसे नैरो बैंड भी कहा जाता है। ठीक है, संचार के माध्यम चलिए जानते हैं ये संचार के कौन कौन से माध्यम हैं। डाटा और सूचनाओं के संचार के लिए महत्वपूर्ण माध्यम है युग्म तार, ठीक है, जिसको हम लोग ट्विस्टेड पेयर केबल बोलते हैं, कोएक्सियल केबल। ठीक है, तीसरा है हमारा प्रकाशीय तंतु यानी ऑप्टिकल फाइबर केबल। चौथा है हमारा माइक्रोवेव। पांचवा है संचार उपग्रह यानी कम्युनिकेशन सैटेलाइट। और छठा है हमारा इथरनेट केबल। ठीक है, ये सभी संचार के माध्यम हैं। चलिए युग्म तार के बारे में हम लोग समझते हैं, जो ये होता क्या है। ठीक है, इसमें तांबे के 2 तार होते हैं जिन पर प्लास्टिक या टेफ्लॉन कुचालकों की परत चढ़ी रहती है। ये तार आपस में लिपटे रहते हैं और संतुलित माध्यम बनाते हैं जिसमें केबल में शोर नॉइस की कमी आती है। यह संकेतों को रिपीटर के बिना दूरी 1 किलोमीटर तक ले जाने में सक्षम है। यही हमारा युग्म तार होता है। ठीक है, इसी तरह का इसका डिजाइन होता है। इसी में यह 2 तार रहता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कोएक्सियल केबल क्या होता है। ठीक है, कोएक्सियल केबल जो है वो क्या होता है। ठीक है, तो ये जो हमारा चित्र दिख रहा है ये कोएक्सियल केबल का ही चित्र है। ठीक है, ये जो दिख रहा है सेंटर कोऑर्डिनेटर, कंडक्टर, आउटर जैकपॉट, तो ये सभी जैकेट जो है ये सभी कोएक्सियल लेवल हैं। ठीक है, चलिए इसको अच्छे से और समझते हैं। ठीक है, इसमें केंद्रीय ठोस चालक के चारों ओर चालक तार की जाली, जिसे सील्ड भी कहते हैं, रहती है तथा दोनों के बीच प्लास्टिक का कुचालक रहता है। तार की जाली भी कुचालक से ढकी रहती है। संकेतों का संचारण केंद्रीय ठोस तार से होता है जबकि सील्ड से जुड़ा रहता है। इन संकेतों की हानि अपेक्षाकृत कम मानी जाती है, यानी कम होती है। ठीक है, इसकी बैंडविड्थ जो है अधिक होती है तथा यह संकेतों को अधिक दूरी तक ले जा सकता है। इसका उपयोग केवल टीवी नेटवर्क में भी किया जाता है। कोएक्सियल लेवल केबल का बैंडविड्थ 10 Mbps तक हो सकता है। अतः केबल टीवी के द्वारा ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा प्रदान की जा सकती है। केबल मॉडेम का प्रयोग कर, ठीक है, इसमें टीवी प्रसारण देखने के साथ साथ इंटरनेट सेवा का उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, चलिए प्रकाशीय तंतु के बारे में हम लोग जानते हैं। ऑप्टिकल फाइबर के बारे में, इसमें ग्लास या प्लास्टिक या सिलिका का अत्यंत पतला तंतु होता है जो LED या लेजर डायोड द्वारा उत्पन्न संकेत युक्त प्रकाश, ठीक है, यानी लाइट सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। प्रकाश को पुनः संकेतों में बदलने के लिए फोटो डायोड का इस्तेमाल किया जाता है। यह प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के आधार पर कार्य करता है।
इसके संचरण में ऊर्जा की खपत अत्यंत कम होती है। यह रेडियो आवृत्ति यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी अवरोधों से मुक्त होता है, अतः इसके साथ रिपीटर या एम्पलीफायर की ज़रूरत नहीं होती। ऑप्टिकल फाइबर डिजिटल डाटा के स्थानांतरण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। इस कारण ऑप्टिकल फाइबर के साथ मॉडेम का उपयोग नहीं करना पड़ता। ऑप्टिकल फाइबर में डाटा स्थानांतरण के लिए टाइम डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। इसमें शोर नॉइज अत्यंत कम, बैंडविड्थ अधिक, इसकी गति तीव्र तथा संकेतों की हानि निम्नवत होती है। ठीक है। यह लंबी दूरी के संचार के लिए उपयुक्त है, पर इसको लगाने और रख रखाव का खर्च अधिक आता है। ठीक है। FTTH, ठीक है, फाइबर टू द होम, इंटरनेट सेवा प्रदाता द्वारा ऑप्टिकल फाइबर केबल का प्रयोग कर उच्च गति की ब्रॉडबैंड इंटरनेट सुविधा प्रदान करने की व्यवस्था है। FTTH में ऑप्टिकल फाइबर केबल को उपयोगकर्ता के घर या ऑफिस तक पहुंचाया जाता है। इससे 100 Mbps की गति वाली इंटरनेट सेवा प्रदान की जा सकती है। ठीक है। चलिए माइक्रोवेव के बारे में जानते हैं। इसमें अति उच्च आवृत्ति 2 से 40 गीगाहर्ट्ज वाले विद्युत चुंबकीय तरंगों के संप्रेषण से संचार स्थापित किया जाता है। उच्च आवृत्ति होने के कारण इसमें कम लंबाई के पैराबोलिक एंटीना का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। चूँकि उच्च आवृत्ति की तरंगें किसी बाधा को पार नहीं कर सकती, अतः प्रेषक और प्राप्तकर्ता दोनों के एंटीना सीधे रेखा में होनी चाहिए। इस कारण माइक्रोवेव में प्रत्येक 25 से 30 किलोमीटर के बीच एक रिपीटर स्थापित करना पड़ता है। टेलीविज़न प्रोग्राम का प्रसारण इसी माध्यम से किया जाता है। ठीक है। चलिए संचार उपग्रह के बारे में हम लोग जानते हैं। जो संचार उपग्रह क्या होता है? कृत्रिम संचार उपग्रह फ़ोन, टीवी और कंप्यूटर के लिए संचार का बेहतर माध्यम उपलब्ध कराता है। यह सुदूर प्रदेशों तथा विश्व के किसी भी कोने में संचार उपलब्ध कराने में सक्षम है। संचार उपग्रह 2 आवृत्तियों पर कार्य करता है। पहला C बैंड, दूसरा है KU बैंड। ठीक है। चलिए इन सभी को जानते हैं। क्या आप लोग जानते हैं कि माइक्रोवेव सैटेलाइट या अन्य बेतार तकनीक जो है वायरलेस टेक्नोलॉजी द्वारा डाटा स्थानांतरण को रेडियो ट्रांसमिशन कहा जाता है। इसमें प्रेषक तथा प्राप्तकर्ता का तार द्वारा आपस में जुड़ा होना आवश्यक नहीं है, अतः बेतार तकनीक का प्रयोग कर दूर दराज के दुर्गम क्षेत्रों तक आसानी से डाटा स्थानांतरण किया जा सकता है। ठीक है। ईथरनेट केबल, चलिए इसके बारे में जानते हैं। कंप्यूटर व नेटवर्क डिवाइस जैसे मॉडेम, टेलीफोन, राउटर आदि को आपस में ईथरनेट केबल से जोड़ा जाता है। यह ईथरनेट प्रोटोकॉल का प्रयोग करता है। इसकी सहायता से स्थानीय नेटवर्क जो है LAN भी बनाया जा सकता है। एक ईथरनेट केबल 100 मीटर तक कार्य कर सकता है, पर इसे नेटवर्क ब्रिज की सहायता से भी बढ़ाया जा सकता है। ठीक है। चलिए कुछ रोचक तथ्यों को जानते हैं हम लोग। उपग्रह के जरिए संचार स्थापित करने पर एक व्यक्ति की आवाज़ दूरस्थ व्यक्ति को 270 मिली सेकेंड बाद सुनाई देता है। ठीक है। इस कारण उपग्रह द्वारा संचार स्थापित करने में कुल 540 मिली सेकेंड से अधिक की देरी हो सकती है। पूरी दुनिया को संचार प्रदान करने के लिए कम से कम 3 भूस्थैतिक उपग्रहों की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। चलिए मॉड्यूलेशन के बारे में जानते हैं हम लोग। कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संकेत डिजिटल संकेत होते हैं। इन संकेतों की आवृत्ति कम होती है, अतः ये संकेत संचार माध्यम पर अधिक दूरी तय कर पाने में सक्षम नहीं होते। इन सूचना संकेतों को अधिकतर दूरी तक पहुंचाने के लिए उच्च आवृत्ति तरंगों का उपयोग किया जाता है, जिन्हें वाहक तरंग यानी कैरियर फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। संचार माध्यम पर भेजने से पहले डिजिटल सूचना संकेतों इन्फॉर्मेशन सिग्नल को वाहक संकेतों पर अध्यारोपित किया जाता है, जिसे मॉड्यूलेशन कहते हैं। मॉड्यूलेशन में वाहक संकेतों के एनालॉग गुणों को डिजिटल संकेतों के आधार पर बदला जाता है। प्राप्तकर्ता द्वारा मॉड्यूलेटेड संकेतों को पुनः सूचना संकेतों में बदला जाता है, जिसे मॉड्यूलेशन कहा जाता है। एनालॉग संकेतों के 3 गुण होते हैं, आयाम, आवृत्ति तथा कला। ठीक है। जिसे हम लोग एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एज फेज भी कहते हैं। इन्हीं के आधार पर मॉड्यूलेशन की 3 विधियां हैं।
चलिए मॉड्यूलेशन की तीनों विधि को हम लोग देखेंगे और समझेंगे। पहला जो है वह है आयाम मॉड्यूलेशन, ठीक है, यानी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। इसमें बाइनरी संकेतों जैसे 0 और 1 के लिए 2 आयाम निर्धारित किए जाते हैं। इसमें एनालॉग संकेतों के आयाम को डिजिटल संकेतों के अनुसार बदला जाता है, जबकि आवृत्ति और फेज नियत रहते हैं। टेलीविज़न प्रसारण में चित्र संदेशों यानी वीडियो सिग्नल का संचारण आयाम मॉड्यूल द्वारा होता है, ठीक है। आवृत्ति मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, एनालॉग संकेतों की आवृत्ति को डिजिटल संकेतों यानी 0 और 1 के अनुसार बदला जाता है, जबकि आयाम और फेज नियत रहते हैं। रेडियो तथा टेलीविज़न में ध्वनि संकेतों ऑडियो सिग्नल के प्रसारण में आवृत्ति मॉड्यूलेशन का प्रयोग होता है, ठीक है। कला मॉड्यूलेशन, इसमें एनालॉग संकेतों के कला फेज को डिजिटल संकेतों के अनुसार बदला जाता है, जबकि आयाम और आवृत्ति नियत रहता है। कंप्यूटर नेटवर्क में डाटा प्रेषण के लिए मुख्यतः कला मॉड्यूलेशन यानी फेज मॉड्यूलेशन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग जानते हैं डाटा प्रेषण सेवा यानी डाटा ट्रांसमिशन सर्विस। तो हमारा पहला जो है वह है डायल अप लाइन, ठीक है। इसे स्विच लाइन भी कहते हैं तथा इसका उपयोग टेलीफोन की तरह नंबर डायल कर संचार स्थापित करने के लिए किया जाता है। इस व्यवस्था में जब इंटरनेट चालू रहता है तो फ़ोन का प्रयोग बातचीत के लिए नहीं किया जा सकता। डायल अप सेवा में मॉडेम को टेलीफोन लाइन से जोड़ा जाता है। इसे सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल SLIP या पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल PPP भी कहा जाता है का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए लीज्ड लाइन हम लोग जानते हैं जो वो क्या होता है लीज्ड लाइन। इसे व्यक्तिगत या सीधी लाइन, प्राइवेट और डेडिकेटेड लाइन भी कहते हैं। इसमें 2 दूरस्थ कंप्यूटरों को एक साथ लाइन से सीधे जोड़ा जाता है। इसका प्रयोग आवाज़ और डाटा, वॉइस एंड डाटा दोनों के लिए किया जा सकता है। इस सेवा का मूल्य लाइन की क्षमता जिसे बॉड या BPS में मापते हैं और दूरी पर निर्भर करता है। इसका प्रयोग सामान्यतः बड़ी संस्थाओं द्वारा अधिक मात्रा में डाटा स्थानांतरण के लिए किया जाता है। लोकप्रिय एरिया नेटवर्क लैन में कंप्यूटर आपस में लीज्ड या डेडिकेटेड लाइन द्वारा ही जोड़े जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं जो ISDN क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, ठीक है। तो यह डिजिटल टेलीफोन व डाटा हस्तांतरण सेवा प्रदान करता है। चूँकि डाटा हस्तांतरण डिजिटल रूप में होता है इसलिए इसमें मॉडेम की ज़रूरत नहीं रहती तथा शोर भी नगण्य होता है, ठीक है। इसमें डाटा व आवाज़ जो है वॉइस के लिए अलग अलग चैनल का प्रयोग किया जाता है। अतः इंटरनेट से जुड़े होने के बावजूद फ़ोन पर सामान्य रूप से बात की जा सकती है। ISDN डायल अप लाइन का विकसित रूप है। यह एक टेलीफोन लाइन है जिसमें 64 kbps के 2 चैनल कुल 128 kbps होते हैं। ISDN सेवा द्वारा किसी नेटवर्क के एक से अधिक उपयोगकर्ता एक ही लाइन का प्रयोग कर इंटरनेट से जुड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए GSM समझते हैं। GSM क्या होता है, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, ठीक है। तो यह मोबाइल फ़ोन के संचालन के लिए सर्वाधिक प्रचलित मानक है, जिसमें बिना फ़ोन बदले अंतर्राष्ट्रीय रोमिंग यानी इंटरनेशनल रोमिंग सुविधा प्रदान की जाती है। शॉर्ट मैसेज सर्विस SMS के जरिए कम खर्च में छोटे टेक्स्ट आधारित संदेश भेजने का प्रारंभ GSM मानक द्वारा ही किया गया, ठीक है। सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, ठीक है, जिसको हम लोग सिम बोलते हैं। जो सिम हम लोग लेते हैं, जो ये एयरटेल का है, वोडा का है, जियो का है, तो वही कार्ड का एक इलेक्ट्रॉनिक चिप है जो GSM तकनीक से जुड़े मोबाइल फ़ोन पर प्रत्येक उपभोक्ता सब्सक्राइबर की एक अलग पहचान स्थापित करता है। सिम कार्ड को फ़ोन, टैबलेट या कंप्यूटर से जोड़कर वायरलेस संचार स्थापित किया जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग जानते हैं जो CDM क्या होता है, ठीक है। CDM में क्या होता है, तो कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस यह होता है। यह तीसरी पीढ़ी यानी 3rd जनरेशन का है। मानक पर आधारित तकनीक है। तीसरी जनरेशन के मानक पर आधारित तकनीक है यह CDM में, जिसका प्रयोग मोबाइल फ़ोन संचालन में किया जाता है, ठीक है। हमारा अगला जो टॉपिक है वह है डिजिटल सब्सक्राइबर लिंक, ठीक है। तो चलिए देखते हैं डिजिटल सब्सक्राइबर लिंक क्या होता है।
तो इसका शॉर्ट फॉर्म होता है DSL, ठीक है। इसमें टेलीफोन लाइनों का प्रयोग डिजिटल डाटा ट्रांसमिशन में किया जाता है। इसमें कंप्यूटर सदा नेटवर्क से जुड़ा रहता है। कंप्यूटर संपर्क स्थापित करने के लिए डायल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें नेटवर्क से जुड़ने के लिए DSL मॉडेम का प्रयोग किया जाता है। इसमें एक साथ डाटा और आवाज़ दोनों को टेलीफोन लाइन पर भेजा जा सकता है, ठीक है। ADSL क्या होता है, ठीक है। तो ADSL में डाटा भेजने यानी अपलोड और प्राप्त करने यानी डाउनलोड की गति अलग अलग होती है। दूसरी तरफ ADSL, ठीक है, में डाटा भेजने और प्राप्त करने की गति एक समान होती है, ठीक है। हमारा अगला जो है वह है वायरलेस ब्रॉडबैंड। चलिए इसे समझते हैं वायरलेस ब्रॉडबैंड को। तो रेडियो तरंगों की सहायता से बिना तार के तीव्र गति से डाटा स्थानांतरण की विधि वायरलेस ब्रॉडबैंड कहलाती है। इसमें दो तकनीकी वाईफाई तथा वाईमैक्स का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। वाईफाई तकनीक द्वारा कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट या स्मार्टफोन आदि को वायरलेस एक्सेस पॉइंट WAP या वाईफाई हॉटस्पॉट के जरिए कंप्यूटर नेटवर्क से जोड़ा जाता है। इसमें 2.4 गीगाहर्ट्ज या 5 गीगाहर्ट्ज आवृत्ति की तरंगों का प्रयोग किया जाता है। इसमें वाईफाई हॉटस्पॉट, ठीक है, से 100 मीटर की दूरी तक इंटरनेट से जुड़ा जा सकता है। इसे वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क भी कहा जाता है, ठीक है। वाईमैक्स जो है वर्ल्ड वाइड इंटर ऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस 50 किलोमीटर की दूरी तक तीव्र गति की वायरलेस इंटरनेट सेवा प्रदान करता है। इसका प्रयोग अलग अलग स्थानों पर स्थित वाईफाई हॉटस्पॉट को वायरलेस तकनीक द्वारा आपस में जोड़कर वायरलेस नेटवर्क बनाने में किया जाता है, ठीक है। वाईमैक्स तकनीक द्वारा वायरलेस मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क का निर्माण किया जाता है। सेलुलर फ़ोन का प्रयोग कर भी कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़कर वायरलेस नेटवर्क की स्थापना की जा सकती है, ठीक है। चलिए, क्या आप लोग जानते हैं कि नोटबुक जो है हमारा, नोटबुक, नेटबुक तथा टैबलेट आदि में मोबाइल सिम डालने के लिए स्थान बना होता है, जिसका प्रयोग कर सेलुलर टेलीफोन सेवा द्वारा नेटवर्क से जुड़ा जा सकता है तथा इंटरनेट का प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। हमारा अगला जो टॉपिक है वह है सिंक्रोनस तथा असिंक्रोनस संचार, ठीक है। तो डाटा स्थानांतरण की वह विधि जिसमें संकेतों को भेजने से पहले प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच समन्वय आवश्यक है, सिंक्रोनस ट्रांसमिशन कहलाता है, ठीक है। टेलीफोन पर आवाज़ का आदान प्रदान इसका उदाहरण है। असिंक्रोनस संचार विधि में डाटा स्थानांतरण के दौरान प्रेषक तथा प्राप्तकर्ता के बीच समन्वय स्थापित किया जाना आवश्यक नहीं होता, बल्कि प्राप्तकर्ता डाटा प्राप्त करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। कंप्यूटर नेटवर्क में डाटा स्थानांतरण के लिए अधिकांशतः इसी विधि का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए, मल्टीप्लेक्सिंग के बारे में हम लोग जानते हैं, जो वो क्या होता है। तो एक ही संचार माध्यम पर भिन्न भिन्न डाटा संकेतों को सफलतापूर्वक भेजना मल्टीप्लेक्सिंग कहलाता है। इसमें दो या अधिक डिवाइस डाटा भेजने और प्राप्त करने के लिए एक ही संचार माध्यम का साझा उपयोग करते हैं। किसी संचार माध्यम पर सामान्यतः एक बार में एक ही संकेत भेजा जा सकता है, लेकिन इसमें संचार माध्यम का बेहतर उपयोग संभव नहीं हो पाता। मल्टीप्लेक्सिंग तकनीक द्वारा भिन्न भिन्न डाटा संकेतों को मिलाकर एक वाहक संकेत यानी कैरियर बनाया जाता है, जिसे संचार माध्यम पर भेजा जाता है। दूरस्थ स्थान पर उन डाटा संकेतों को अलग अलग कर सही प्राप्तकर्ता तक पहुंचाया जाता है, जिसे डीमल्टीप्लेक्सिंग कहते हैं, ठीक है। चलिए, स्विचिंग तकनीक के बारे में हम लोग जानते हैं, जो वो क्या होता है। नेटवर्क से जुड़े सभी कंप्यूटर उपलब्ध संचार माध्यमों का साझा उपयोग करते हैं। इसके लिए स्विचिंग तकनीक का प्रयोग किया जाता है। सामान्यतः स्विचिंग के लिए 3 प्रकार के तकनीकों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। हमारा पहला जो है वह है सर्किट स्विचिंग। चलिए इसको समझते हैं, सर्किट स्विचिंग क्या होता है। इस तकनीक के द्वारा डाटा स्थानांतरण से पहले उपयोगकर्ता के बीच सीधा संपर्क स्थापित किया जाता है। डाटा स्थानांतरण समाप्त होने तक संचार माध्यम दोनों उपयोगकर्ताओं द्वारा व्यस्त रहता है तथा इसका उपयोग किसी अन्य के द्वारा नहीं किया जा सकता। इसे पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन कहते हैं। टेलीफोन पर बातचीत सर्किट स्विचिंग का उदाहरण है, ठीक है। मैसेज स्विचिंग, चलिए ये क्या होता है।
तो इसमें स्टोर एंड फॉरवर्ड तकनीक का प्रयोग किया जाता है। किसी कंप्यूटर द्वारा भेजा गया संदेश नेटवर्क नोड में स्टोर कर लिया जाता है। जब भी संचार माध्यम खाली होता है, मैसेज को अगले नोड तक पहुंचा दिया जाता है। इस प्रकार डाटा उपयोगकर्ता तक पहुंचता है। इसमें डाटा स्थानांतरण में देरी होने की संभावना रहती है, पर डाटा स्थानांतरण से पहले उपयोगकर्ता के बीच सीधा संपर्क स्थापित करने की आवश्यकता नहीं रहती है। ठीक है, चलिए पैकेट स्विचिंग के बारे में हम लोग समझते हैं, जो वो क्या होता है पैकेट स्विचिंग। तो पैकेट स्विचिंग भी स्टोर एंड फॉरवर्ड तकनीक पर आधारित है, पर इसमें पूरी सूचना को एक साथ नहीं भेजा जाता। सूचना या डाटा को निश्चित आकार के छोटे छोटे पैकेट में बांटा जाता है। प्रत्येक पैकेट के साथ भेजने और पाने वाले का पता यानी एड्रेस, पैकेट का नंबर तथा आकार आदि सूचनाएं जोड़ी जाती है। इन पैकेट्स को उपलब्ध संचार माध्यमों में से किसी एक या अधिक माध्यम द्वारा उपयोगकर्ता तक पहुंचाया जाता है। चूँकि डाटा पैकेट्स अलग अलग माध्यमों द्वारा भेजे जा सकते हैं, अतः संभव है कि ये पैकेट्स अलग अलग समय पर प्राप्तकर्ता तक पहुँचे। अतः प्राप्तकर्ता इन पैकेट्स को पैकेट नंबर के अनुसार एकत्रित कर पूरी सूचना में बदलता है। इस व्यवस्था में संचार माध्यम किसी उपयोगकर्ता के लिए व्यस्त नहीं होता तथा सबके लिए सदा उपलब्ध होता है। इंटरनेट में मुख्यतः पैकेट स्विचिंग तकनीक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, जिसमें हमारा पहला है लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, जिसको हम लोग लैन भी बोलते हैं। तो एक निश्चित और छोटे भौगोलिक क्षेत्र लगभग 1 से 10 किलोमीटर में आपस में जुड़े कंप्यूटर का जाल लोकल एरिया नेटवर्क कहलाता है। ठीक है, यह किसी एक ऑफिस, फैक्ट्री या विश्वविद्यालय कैंपस में कुछ किलोमीटर क्षेत्र तक ही फैला रहता है। लैन पर उस व्यक्ति या संस्था का पूरा नियंत्रण होता है। इसका आकार छोटा, डाटा स्थानांतरण की गति तेज तथा त्रुटियां कम होती है। ईथरनेट एक लोकप्रिय लैन तकनीक है। ठीक है, लैन में कंप्यूटरों को जोड़ने के लिए बस टोपोलॉजी तथा कोएक्सियल केबल का प्रयोग किया जाता है। इसमें रख रखाव आसान होता है। ठीक है, मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क मैन के बारे में हम लोग समझते हैं। यह किसी बड़े भौगोलिक क्षेत्र लगभग 100 किलोमीटर त्रिज्या में स्थित कंप्यूटरों का नेटवर्क है। इसका उपयोग एक ही शहर में स्थित निजी या सार्वजनिक कंप्यूटर को जोड़ने में किया जाता है। केबल टेलीविज़न नेटवर्क मैन का एक उदाहरण है। मैन मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क का प्रयोग सीमित भौगोलिक क्षेत्र में स्थित विभिन्न लोकल एरिया नेटवर्क को आपस में जोड़ने के लिए भी किया जाता है। ठीक है, चलिए वाइड एरिया नेटवर्क को हम लोग समझते हैं। जो वाइड एरिया नेटवर्क जो है हमारा क्या होता है। ठीक है, तो यह एक विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र, ठीक है, कई देश, महाद्वीप या संपूर्ण विश्व में फैले कंप्यूटरों का नेटवर्क है। ठीक है, इसमें कंप्यूटरों को सार्वजनिक टेलीफोन, लीज्ड टेलीफोन लाइन, प्रकाशीय तंतु यानी फाइबर ऑप्टिकल केबल या कृत्रिम संचार उपग्रह द्वारा आपस में जोड़ा जाता है। इसमें गति कम रहती है तथा त्रुटियों की संभावना अधिक रहती है। इसे लॉग होल नेटवर्क भी कहा जाता है। ठीक है, इंटरनेट भी वैन का एक उदाहरण है, जो संचार का सबसे बड़ा वैन है। ठीक है, कंप्यूटर मेंटेनेंस कॉरपोरेशन जो है CMC द्वारा विकसित इंडोनेट भारत में वैन का एक उदाहरण है। ठीक है, आगे हम लोग जानेंगे पर्सनल एरिया नेटवर्क के बारे में। ठीक है, जो यह क्या होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, और इसे समझेंगे। ठीक है, पर्सनल एरिया नेटवर्क जो होता है वह किसी व्यक्ति या संस्था के अधिकार क्षेत्र के भीतर कुछ दूरी 10 से 100 मीटर तक कंप्यूटर का अपने ही उपकरणों से स्थापित संचार पर्सनल एरिया नेटवर्क कहलाता है। इसका प्रयोग कर कंप्यूटर को इंटरनेट से भी जोड़ा जा सकता है। यदि इन कंप्यूटरों को जोड़ने के लिए वायरलेस तकनीक का प्रयोग किया जाता है तो इसे वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क कहा जाता है। ठीक है, हमारा अगला है कैंपस एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो किसी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, संस्था या किसी अन्य बड़े कैंपस के भीतर स्थित कंप्यूटरों का नेटवर्क कैंपस एरिया नेटवर्क कहलाता है। इसमें उसी क्षेत्र के भीतर स्थित कई लैन को भी आपस में जोड़ा जाता है। कैंपस एरिया नेटवर्क का दायरा 1 से 5 किलोमीटर तक हो सकता है। ठीक है, चलिए वायरलेस लैन के बारे में जानते हैं। जो ये क्या होता है,
तो वायरलेस तकनीक का प्रयोग कर बिना तार के एक छोटे भौगोलिक क्षेत्र में स्थापित कंप्यूटरों का नेटवर्क वायरलेस लैन कहलाता है। ठीक है, इसमें कंप्यूटर या अन्य उपकरणों को तार से जोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती तथा सीमित क्षेत्र में गतिशील होने की आज़ादी रहती है। वायरलेस लैन के लिए वाईफाई तकनीक का प्रयोग प्रमुखता से किया जाता है। वायरलेस लैन को इंटरनेट से जोड़कर गतिमान रहते हुए इंटरनेट का प्रयोग किया जा सकता है। इसके लिए वायरलेस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड WNIC का प्रयोग किया जाता है, जिसके साथ लगा एंटीना डाटा स्थानांतरित करता है। ठीक है, ईथरनेट के बारे में हम लोग जानते हैं। ईथरनेट क्या होता है? यह लैन में प्रयोग किया जाने वाला लोकप्रिय प्रोटोकॉल है। इसमें विभिन्न कंप्यूटरों को आपस में तथा नेटवर्क के साथ तार केबल का प्रयोग कर जोड़ा जाता है। ठीक है, ईथरनेट का विकास बॉब मेटकाव द्वारा 1973 में किया गया था। ठीक है, चलिए आगे हम लोग समझते हैं भारत सरकार द्वारा स्थापित कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, यानी कंप्यूटर नेटवर्क्स बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसमें हमारा पहला जो है वह है राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र नेटवर्क। ठीक है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर नेटवर्क। तो यह भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, ठीक है, के अधीन राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र यानी नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर द्वारा विकसित नेटवर्क है। इसे निकनेट भी कहा जाता है। ठीक है, निकनेट द्वारा भारत भर के सभी राज्य मुख्यालयों तथा जिला मुख्यालयों को आपस में जोड़ा गया है। यह भारत सरकार के लिए नेशनल बैकबोन का निर्माण करता है तथा ई गवर्नमेंट में सहयोग करता है। यह भारत सरकार के सभी वेबसाइटों के विकास व प्रबंधन का कार्य करता है। राष्ट्रीय ज्ञान संजाल, ठीक है, नेशनल नॉलेज नेटवर्क। यह नेटवर्क भारत भर के सभी शैक्षणिक तथा ज्ञान आधारित संस्थाओं को उच्च गति क्षमता 1 Gbps से अधिक वाले संचार माध्यमों द्वारा आपस में जोड़ता है। यह भारत के लिए नॉलेज बैकबोन का निर्माण करता है। ठीक है, चलिए हमारा अगला जो टॉपिक है वह है राज्य वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। इसे स्वान भी कहा जाता है। यह भारत सरकार द्वारा ई गवर्नमेंट प्लान के तहत स्थापित एक बैकबोन नेटवर्क है, जिसमें सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यालय को जिला मुख्यालय होते हुए ब्लॉक स्तर तक उच्च गति क्षमता वाले संचार माध्यमों से जोड़ा गया है। इसमें संचार माध्यमों के लिए 2 Mbps का न्यूनतम बैंडविड्थ आधारित है। ठीक है, हमारा अगला जो टॉपिक है वह है शैक्षणिक एवं अनुसंधान नेटवर्क। ठीक है, यानी एजुकेशनल एंड रिसर्च नेटवर्क। इसे इरनेट भी कहा जाता है। यह दूरसंचार व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्थापित कंप्यूटर नेटवर्क है, जो देश भर के प्रमुख शैक्षिक व अनुसंधान संस्थानों को आपस में जोड़ता है। ईथरनेट को भारत में सर्वप्रथम सीमित अर्थों में इंटरनेट सेवा प्रदान करने का श्रेय जाता है। ठीक है, क्या आप जानते हैं कि ARPANET जो है, जिसे हम लोग एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क भी कहते हैं, वह विश्व का पहला वैन है जिसे अमेरिका रक्षा विभाग के लिए विकसित किया गया था। ठीक है, हमारा दूसरा जो है वह है ईथरनेट एजुकेशनल एंड रिसर्च नेटवर्क, जो है भारत में शिक्षा के लिए स्थापित वैन है। ठीक है, निकनेट जो है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर नेटवर्क, भारत के प्रत्येक जिले को जोड़ने वाला नेटवर्क है। ठीक है, और स्विफ्ट जो है वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बैंकों को जोड़ने वाला वैन है। ठीक है, चलिए हम लोग अब जानेंगे नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में। नेटवर्क टोपोलॉजी नेटवर्क के विभिन्न नोड या टर्मिनल्स को आपस में जोड़ने का तरीका है। यह नेटवर्क की भौतिक संरचना को बताता है। ठीक है, मुख्य नेटवर्क टोपोलॉजी है स्टार, बस, रिंग, ट्री और मेश। ठीक है, ये सभी मुख्य नेटवर्क टोपोलॉजी है। चलिए हम लोग समझते हैं स्टार टोपोलॉजी को। ठीक है, तो इसमें किसी एक नोड को होस्ट नोड या केंद्रीय हब, ठीक है, का दर्जा दिया जाता है। अन्य कंप्यूटर या नोड आपस में सीधा संपर्क न करके होस्ट कंप्यूटर द्वारा संपर्क स्थापित करते हैं। इसमें इन नोड को आपस में जोड़ने के लिए N-1 संचार लाइनों की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, ये जो हमारा है ये स्टार टोपोलॉजी
सिस्टम है, ठीक है। इसमें एक बीच में हब रहता है और इसी से सारा जुड़ा रहता है सिस्टम, ठीक है। चलिए इसके लाभ को हम लोग देखते हैं, इसके क्या क्या लाभ हैं। तो किसी एक नोड या केबल में त्रुटि से नेटवर्क का शेष हिस्सा अप्रभावित रहता है, नया नोड जोड़ने का नेटवर्क पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है। और हानि क्या है, तो केंद्रीय हब में त्रुटि आने पर पूरा नेटवर्क प्रभावित होता है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं बस टोपोलॉजी के बारे में। इसमें एक केबल जिसे ट्रांसमिशन लाइन कहा जाता है के जरिए सारे नोड जुड़े रहते हैं। किसी एक स्टेशन द्वारा संचारित डाटा सभी नोड द्वारा ग्रहण किए जा सकते हैं, इस कारण इसे ब्रॉडकास्ट नेटवर्क भी कहते हैं। डाटा को पैकेट में भेजा जाता है जिसमें विशेष एड्रेस रहता है। कंप्यूटर नोड्स इस एड्रेस को पढ़कर अपने लिए बने डाटा को ग्रहण करते हैं, ठीक है। ये इसी तरह का सिंबल रहता है बस टोपोलॉजी में हमारा। जैसे बस चलता है बीच में और पैसेंजर दोनों साइड रहता है, ये दोनों साइड जुड़ा रहता है इसी तरह से, ठीक है, बस टोपोलॉजी में, ठीक है। लैन में मुख्यतः यही टोपोलॉजी प्रयोग की जाती है, ठीक है। बस टोपोलॉजी में सामान्यतः ईथरनेट प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसके लाभ जो हैं वह है, इसमें कम केबल की आवश्यकता पड़ती है, अतः खर्च कम पड़ता है। किसी एक कंप्यूटर में त्रुटि होने पर पूरा नेटवर्क प्रभावित नहीं होता। नया मोड जोड़ना आसान है, ठीक है। हानि क्या है, ट्रांसमिशन लाइन में त्रुटि होने पर सारा नेटवर्क प्रभावित होता है। इसमें एक बार में केवल एक ही नोड डाटा संचारित कर सकता है। प्रत्येक नोड को विशेष हार्डवेयर की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। चलिए रिंग टोपोलॉजी को हम लोग समझते हैं। जो रिंग टोपोलॉजी क्या होता है, तो सभी नोड एक दूसरे से रिंग या लूप में जुड़े होते हैं। बस टोपोलॉजी के दो अंत बिंदुओं को जोड़ देने से रिंग टोपोलॉजी का निर्माण होता है। प्रत्येक नोड अपने निकटतम नोड से डाटा प्राप्त करता है। अगर वह डाटा उसके लिए है तो वह उसका उपयोग करता है, अन्यथा उसे अगले नोड को भेज देता है। प्रत्येक नोड के साथ रिपीटर लगा रहता है जो सूचनाओं को पुनः प्रेषित कर सकता है। इसमें जो है सूचना का संचरण एक ही दिशा में होता है, ठीक है। ये रिंग टाइप का रहता है दोस्तों, ये देख लीजिए हमारा ये रिंग टाइप का रहता है, ठीक है। एक जगह हमारा सिस्टम रहता है ये बीच में, और यहाँ से ये रिंग टाइप से जुड़ा रहता है, ठीक ना। चलिए इसके लाभ क्या क्या हैं और हानि क्या क्या है वो हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो इसके लाभ जो हैं रिंग टोपोलॉजी के, वह है केंद्रीय कंप्यूटर की आवश्यकता नहीं पड़ती। दो कंप्यूटरों के बीच केबल में त्रुटियों से दूसरे मार्ग द्वारा संचार संभव हो पाता है, ठीक है। और हानि है, रिंग टोपोलॉजी की जो हानि है वह है संचार की गति नेटवर्क में लगे कंप्यूटरों की संख्या तथा संचार से प्रभावित होती है। किसी एक स्थान पर रिपीटर में त्रुटि होने पर पूरा नेटवर्क प्रभावित होता है। इसके संचालन में जटिल सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है, ठीक है। चलिए मेश टोपोलॉजी को हम लोग समझते हैं। जो मेश टोपोलॉजी क्या होता है, तो मेश टोपोलॉजी जो है, इस टोपोलॉजी में प्रत्येक नोड डाटा स्थानांतरण करते हैं तथा डाटा संचार में सहायक होता है। इसमें कोई होस्ट या केंद्रीय कंप्यूटर नहीं होता। मेश नेटवर्क टोपोलॉजी दो प्रकार का हो सकता है, पूर्ण मेश टोपोलॉजी तथा आंशिक मेश टोपोलॉजी, ठीक है। पूर्ण मेश टोपोलॉजी जो है हमारा फुल मेश टोपोलॉजी में प्रत्येक नोड नेटवर्क के अन्य सभी नोड से जुड़ा होता है। इस टोपोलॉजी का प्रयोग बैकबोन नेटवर्क के निर्माण में किया जाता है। प्रत्येक नोड अपना डाटा भेजने के अलावा दूसरे नोड से प्राप्त डाटा भी आगे भेजने में सक्षम होता है। आंशिक मेश टोपोलॉजी में कम से कम एक नोड नेटवर्क के प्रत्येक नोड से जुड़ा होता है, जबकि अन्य नोड आपस में जुड़े हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते, ठीक है। ये हमारा जो है यह पूर्ण मेश टोपोलॉजी है, ठीक है। ये जो चित्र देख रहे हैं आप लोग, चलिए इसके लाभ को हम लोग समझते हैं और हानि को, ठीक है। तो इसका लाभ जो है वह है, मेश टोपोलॉजी का जो लाभ है वह है नेटवर्क के किसी नोड या संचार माध्यम में त्रुटि हो जाने पर भी डाटा स्थानांतरण जारी रहता है। इसमें कई नोड एक साथ डाटा स्थानांतरण कर सकते हैं, अतः इस टोपोलॉजी द्वारा भारी मात्रा में
डाटा स्थानांतरण किया जा सकता है। नेटवर्क में नया नोड जोड़ने से डाटा का संचरण प्रभावित नहीं होता, ठीक है। और इसका हानि यह है कि इस टोपोलॉजी के निर्माण तथा रख रखाव का खर्च अधिक होता है, परंतु वायरलेस तकनीक द्वारा मेश टोपोलॉजी का निर्माण अपेक्षाकृत सरल होता है, ठीक है। चलिए, क्या आप लोग जानते हैं कि विभिन्न नेटवर्क टोपोलॉजी के अपने लाभ और हानियां हैं, इसलिए अपनी आवश्यकता अनुसार विभिन्न टोपोलॉजी का मिश्रण प्रयोग में लाया जाता है, जिसे हाइब्रिड नेटवर्क कहा जाता है, ठीक है। चलिए, इंटरनेट वर्किंग टूल के बारे में हम लोग समझते हैं। अलग अलग प्रोटोकॉल तथा टोपोलॉजी का उपयोग कर रहे दो या अधिक कंप्यूटर नेटवर्क को विभिन्न संचार माध्यमों द्वारा आपस में जोड़ने तथा उनके बीच डाटा व सूचनाओं का आदान प्रदान संभव बनाने की प्रक्रिया इंटरनेटवर्किंग कहलाता है। इंटरनेटवर्किंग में प्रयुक्त विभिन्न हार्डवेयर उपकरण इंटरनेटवर्किंग टूल कहलाते हैं। ब्रिज, राउटर, गेटवे आदि इंटरनेटवर्किंग टूल के उदाहरण हैं, ठीक है। चलिए, हब को समझते हैं हम लोग। जो हब क्या होता है? विभिन्न हार्डवेयर उपकरणों को आपस में जोड़ने के लिए हब का प्रयोग किया जाता है। हब द्वारा दो या अधिक नेटवर्कों को आपस में जोड़ा जाता है ताकि वे डाटा का आदान प्रदान कर सके। हब में कई पोर्ट होते हैं। किसी एक पोर्ट पर आने वाला डाटा हब के प्रत्येक पोर्ट पर उपलब्ध होता है। इस प्रकार हब डाटा को मार्ग प्रदान करता है, ठीक है। वह हब जो डाटा स्थानांतरण के लिए केवल मार्ग प्रदान करता है पैसिव हब कहलाता है, ठीक है। यदि हब डाटा स्थानांतरण के दौरान मार्ग प्रदान करने के लिए अतिरिक्त डाटा को मॉनिटर भी करता है तो वह इंटेलिजेंट हब कहलाता है। जो हब डाटा पैकेट पर अंकित पते की पहचान कर प्रत्येक पैकेट को उचित मार्ग पर प्रेषित करता है स्विचिंग हब कहलाता है, ठीक है। चलिए, स्विच के बारे में जानते हैं। स्विच एक हार्डवेयर उपकरण है जो विभिन्न कंप्यूटरों को नेटवर्क से जोड़ता है। स्विच किसी भी प्रोटोकॉल का प्रयोग कर रहे डाटा को छांट यानी फिल्टर कर सही मार्ग पर प्रेषित यानी फॉरवर्ड करता है। इसके लिए वह नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटर के मैक एड्रेस, ठीक है, यानी मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस का प्रयोग करता है, ठीक है। चलिए, ब्रिज को हम लोग समझते हैं। जो ब्रिज क्या होता है? तो यह एक हार्डवेयर उपकरण है जो समान प्रोटोकॉल का उपयोग कर रहे दो लाइन को आपस में जोड़ता है। यह प्रत्येक डाटा पैकेट की जांच कर उन्हें उसी लाइन को भेजता है जिसके लिए डाटा बना होता है। इस प्रकार ब्रिज नेटवर्क में डाटा ट्रैफिक को नियंत्रित करता है, ठीक है। नेटवर्क गेटवे के बारे में हम लोग आगे जानेंगे। तो नेटवर्क गेटवे जो है यह अलग अलग प्रोटोकॉल का प्रयोग कर रहे दो नेटवर्क को या लैन को आपस में जोड़ता है। नेटवर्क गेटवे का काम हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर या दोनों के समन्वय से किया जाता है। इसे प्रोटोकॉल कन्वर्टर भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए, रिपीटर के बारे में हम लोग जानते हैं। जो रिपीटर क्या होता है, ठीक है। तो नेटवर्क में डाटा संकेतों को लंबी दूरी तय करनी पड़ती है जिसे डाटा संकेत में हरास संभव है। लंबी दूरी तक डाटा संकेतों की विश्वसनीयता बनाए रखने तथा ट्रांसमिशन में हुए हरास से निपटने के लिए उन्हें परिवर्धित करना पड़ता है। रिपीटर एक हार्डवेयर है जो संचार माध्यम से डाटा संकेत लेकर उन्हें परिवर्तित करता है तथा पुनः संचार माध्यम पर भेजता है। इस प्रकार रिपीटर नेटवर्क के दो भागों को आपस में जोड़ता है, ठीक है। चलिए, राउटर क्या होता है? राउटर को हम लोग समझते हैं। इंटरनेट पर डाटा संकेतों को पैकेट बनाकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है। डाटा पैकेट को सबसे छोटे तथा सबसे तेज यानी शॉर्टेस्ट एंड फास्टेस्ट मार्ग द्वारा निर्धारित पते पर पहुंचाने का काम राउटर करता है, ठीक है। राउटर सॉफ्टवेयर की मदद से कंप्यूटर पर भेजे गए डाटा पैकेट्स पर अंकित पते एड्रेस की जांच करता है तथा उसे सही दिशा में प्रेषित करता है, ठीक है। इसके लिए राउटिंग टेबल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। राउटर नेटवर्क गेटवे पर स्थापित किया जाता है तथा दो या अधिक नेटवर्क से जुड़ा होता है। यह अलग अलग टोपोलॉजी प्रोटोकॉल या संचार माध्यमों का प्रयोग करने वाले नेटवर्क के बीच डाटा स्थानांतरण का कार्य करता है। राउटर हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर या दोनों के मिश्रण से कार्य करता है, ठीक है। चलिए, आगे हम लोग समझते हैं नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ये क्या होता है? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जिसे हम लोग शॉर्ट में NIC भी बोलते हैं, ठीक है।
तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड प्रिंटेड सर्किट बोर्ड से बना हार्डवेयर डिवाइस है जिसे कंप्यूटर के एक्सपेंशन स्लॉट में लगाया जाता है। इसमें नेटवर्क केबल जोड़ने के लिए जैक बना होता है। यह कंप्यूटर तथा नेटवर्क के बीच संपर्क स्थापित करता है। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को लैन कार्ड भी कहा जाता है। ठीक है, अलग अलग नेटवर्क टोपोलॉजी तथा प्रोटोकॉल के लिए नेटवर्क इंटरफेस कार्ड भी अलग अलग होता है। प्रत्येक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का एक विशेष मैक, ठीक है, मैक एड्रेस जो है मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस होता है जो कार्ड के निर्माता कंपनी द्वारा दिया जाता है। नेटवर्क से जुड़ा प्रत्येक नोड अपने मैक एड्रेस से ही पहचाना जाता है। ठीक है, बैकबोन नेटवर्क, तो बैकबोन कंप्यूटर नेटवर्क संरचना का मुख्य संचार माध्यम होता है। बैकबोन नेटवर्क विभिन्न कंप्यूटर नेटवर्क को आपस में जोड़ता है तथा उनके बीच डाटा स्थानांतरण के लिए मार्ग उपलब्ध कराता है। विभिन्न लाइन को उस क्षेत्र के वैन से बैकबोन ही जोड़ता है। यह विशाल क्षमता, लार्ज कैपेसिटी, अधिक बैंडविड्थ तथा अत्यंत उच्च वेरी हाई स्पीड वाला संचार माध्यम होता है। बैकबोन नेटवर्क का मुख्य बस होता है जिसे डाटा का सुपर हाईवे भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए मॉडेम को हम लोग समझते हैं। ये जो चित्र देख रहे हैं आप लोग, ये मॉडेम का चित्र है। ठीक है, चलिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं जो मॉडेम होता क्या है। तो यह मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर का संक्षिप्त रूप है। मॉडेम टेलीफोन लाइन के माध्यम से कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ता है। सामान्य टेलीफोन लाइन पर केवल एनालॉग संकेत भेजा जा सकता है जबकि कंप्यूटर डिजिटल डाटा उत्पन्न करता है। मॉडेम कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न डिजिटल डाटा को एनालॉग डाटा में बदलता है जिसे टेलीफोन लाइन पर भेजा जाता है। दूसरी तरफ टेलीफोन लाइन पर प्राप्त एनालॉग डाटा को मॉडेम द्वारा डिजिटल डाटा में बदलकर कंप्यूटर के उपयोग के लायक बनाया जाता है। ठीक है, डिजिटल डाटा को जो है एनालॉग डाटा में बदलना मॉड्यूलेशन कहलाता है जबकि एनालॉग डाटा को डिजिटल डाटा में बदलना डीमॉड्यूलेशन कहलाता है। मॉडेम की गति को बाउंड में मापा जाता है। नए संचार माध्यमों जैसे ISDN, DSN केबल मॉडेम या फाइबर ऑप्टिक आदि जिसमें डिजिटल डाटा को सीधे भेजा जा सकता है के साथ मॉडेम के प्रयोग की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, मॉडेम को सिस्टम यूनिट के कम्युनिकेशन पोर्ट से कंप्यूटर तथा संचार माध्यम के बीच जोड़ा जाता है। मॉडेम प्रेषक, सेंडर तथा प्राप्तकर्ता दोनों कंप्यूटरों के साथ जोड़ा जाता है। व्यावसायिक तौर पर उपलब्ध मॉडेम का आविष्कार AT&T कंपनी ने 1962 में किया था। ठीक है, मॉडेम के प्रकार हम लोग देखेंगे जो कितने प्रकार के मॉडेम होते हैं, टाइप्स ऑफ मॉडेम। बाह्य संरचना के आधार पर मॉडेम दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, यानी कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के आधार पर जो है मॉडेम दो प्रकार के होते हैं। पहला जो है आंतरिक मॉडेम और दूसरा है बाह्य मॉडेम। इंटरनल मॉडेम वह होता है इसे सिस्टम यूनिट के अंदर स्थापित किया जाता है। ठीक है, और एक्सटर्नल मॉडेम को जो है इसे सिस्टम यूनिट के बाहर स्थापित किया जाता है। ठीक है, चलिए बेतार तकनीक के बारे में हम लोग जानते हैं। जो बेतार तकनीक क्या होता है, वायरलेस टेक्नोलॉजी। केबल के खर्चीला होने तथा रख रखाव की समस्या के कारण विभिन्न कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ने के लिए बेतार तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है। इसमें रेडियो तरंगों और अवरक्त किरणों इंफ्रा रेड रेज का प्रयोग कर कम दूरी के लिए नेटवर्क स्थापित किया जाता है। ठीक है, चलिए वाईफाई मैक्स क्या होता है, वाई मैक्स, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, वर्ल्ड वाइड इंटर ऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है वाई मैक्स का। चलिए इसे समझते हैं। यह लंबी दूरी 50 किलोमीटर तक के बेतार की सहायता से डाटा संचरण संभव बनाता है। इसकी विशेषता संचार माध्यम का विशाल बैंड ब्रॉडबैंड है। वाई मैक्स वायरलेस तकनीक द्वारा विभिन्न शहरों तथा राष्ट्रों के बीच इंटरनेट संपर्क स्थापित करते हैं तथा वायरलेस वाइड एरिया नेटवर्क का निर्माण करता है। इसमें डाटा स्थानांतरण की गति 1 Gbps तक हो सकती है। वाई मैक्स 3 से 3-4 गीगाहर्ट्ज के बीच कार्य करता है। यह एक दूर संचार प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग ब्रॉडबैंड वायरलेस एक्सेस द्वारा मोबाइल इंटरनेट सुविधा प्रदान करने में किया जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग जानेंगे वायरलेस लोकल लूप के बारे में। यह स्थानीय बेतार तकनीक है जिसमें बड़ा बैंडविड्थ तथा उच्च गति के डाटा संचरण के साथ टेलीफोन की सुविधा भी प्रदान की जाती है। यह नेटवर्क के लिए एक लोकप्रिय साधन होता जा रहा है। ठीक है, हमारा अगला जो टॉपिक है वह है ब्लूटूथ।
तो ब्लूटूथ जो है यह एक वायरलेस तकनीक मानक यानी कि वायरलेस टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड है, जिसके द्वारा छोटे बैंडविड्थ की रेडियो तरंगों का प्रयोग कर कम दूरी 100 मीटर तक के लिए डाटा का आदान प्रदान संभव बनाया जा सकता है। ब्लूटूथ तकनीक में 2.4 गीगाहर्ट्ज़ से 2.8 गीगाहर्ट्ज़ के बीच के रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है। इसकी सहायता से कंप्यूटर के विभिन्न उपकरणों जैसे माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, हेडसेट, मोडेम, ठीक है, आदि को बिना तार से में जोड़कर वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क भी बनाया जा सकता है, ठीक है। इस तकनीक द्वारा मोबाइल फ़ोन की सहायता से कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़कर उपयोग किया जा सकता है। ब्लूटूथ डिवाइस को कंप्यूटर के यूएसबी पोर्ट से जोड़ा जाता है। ब्लूटूथ तकनीक को RS-232 डाटा केबल के विकल्प के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। वाईफाई, चलिए वाईफाई के बारे में जानते हैं। यह एक वायरलेस तकनीक मानक है जिसका उपयोग वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क तैयार करने में किया जाता है। इसके द्वारा कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन तथा अन्य उपकरणों को बेतार तकनीक द्वारा 100 मीटर की दूरी तक आपस में तथा इंटरनेट से जोड़ा जाता है, ठीक है। वाईफाई ट्रेडमार्क, ठीक है, वाईफाई एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन वाईफाई एलायंस का ट्रेडमार्क है, ठीक है। हम लोग आप समझेंगे वायरलेस एक्सेस पॉइंट के बारे में, ठीक है। तो यह एक डिवाइस है जो विभिन्न उपकरणों को वाईफाई या ब्लूटूथ मानकों का प्रयोग कर वायरलेस नेटवर्क से जोड़ता है। इसके लिए रेडियो ट्रांसमीटर तथा रिसीवर का प्रयोग किया जाता है, परंतु वायरलेस एक्सेस पॉइंट का दूसरा छोर राउटर के सहारे नेटवर्क बैकबोन से जुड़ा हो सकता है। वायरलेस एक्सेस पॉइंट को हॉट स्पॉट भी कहा जाता है। हॉट स्पॉट वह स्थान है जहां से वायरलेस नेटवर्क द्वारा इंटरनेट सेवा प्रदान की जाती है, ठीक है। क्या आप जानते हैं 4th जनरेशन वायरलेस ब्रॉडबैंड मोबाइल तकनीक उच्च गति से संचार प्रदान करने वाला तकनीकी मानक है। इसे 4G तकनीक भी कहते हैं। इसमें फ्रीक्वेंसी डिवीजन, मल्टीप्लेक्सिंग तथा LTE लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन तकनीक का प्रयोग किया जाता है। डाटा भेजने तथा प्राप्त करने के लिए यह इंटरनेट आधारित TCP/IP प्रोटोकॉल का प्रयोग करता है। बातचीत वॉइस डाटा के लिए इसमें वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन तकनीक का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल के बारे में हम लोग जानते हैं। जो वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल क्या होता है, तो यह एक, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मानक है जिसका उपयोग मोबाइल फ़ोन के द्वारा इंटरनेट से जुड़ने तथा इंटरनेट पर उपलब्ध सेवाओं के लिए किया जाता है। वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल सॉफ्टवेयर का प्रयोग GSM ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन तथा CDMA कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस मोबाइल फ़ोन की इन दोनों तकनीकों में किया जाता है। इस प्रोटोकॉल में मोबाइल फ़ोन पर इंटरनेट डाटा प्राप्त करने के लिए वायरलेस मार्कअप लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए लाईफाई क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। लाइट फिडेलिटी, तो यह उच्च गति से संचार प्रदान करने वाला बेतार संचार तकनीक मानक है जो डाटा भेजने और प्राप्त करने के लिए विजुअल लाइट कम्युनिकेशन का उपयोग करता है। इसमें डाटा भेजने के लिए लाइट इमिटिंग डायोड LED तथा प्राप्त करने के लिए फोटो डायोड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। RS-232, ठीक है, ये क्या होता है RS-232, तो इसका फुल फॉर्म होता है रिकमेंडेड स्टैंडर्ड 232, ठीक है। यह सीरियल बाइनरी डाटा तथा संकेतों को कम दूरी तक तार द्वारा स्थानांतरित करने के लिए बनाया गया मानक है। यह सामान्यतः कंप्यूटर के सीरियल पोर्ट से जोड़ा जाता है। यह पर्सनल कंप्यूटर में मॉडेम, प्रिंटर, माउस आदि पेरिफेरल डिवाइस को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। चलिए वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के बारे में हम लोग समझते हैं। जो वो क्या होता है, यह एक व्यक्तिगत नेटवर्क है जिसमें नेटवर्क के कुछ उपकरणों के बीच संचार इंटरनेट के माध्यम से स्थापित किया जाता है, जबकि शेष उपकरण विशेषीकृत लाइनों द्वारा जुड़े होते हैं। इनमें सूचना की गोपनीयता बनाए रखने के लिए कोडिंग तकनीक का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए इंटरनेट के बारे में हम लोग समझते हैं। इंटरनेट निजी या संस्थागत उपयोग के लिए किसी ऑफिस या संस्था के भीतर स्थापित कंप्यूटर नेटवर्क है जो सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल तकनीक का उपयोग करता है, ठीक है। स्पष्टतः इंटरनेट का निजी प्राइवेट रूप है
केवल संस्था के सदस्य या कर्मचारी ही इंटरनेट की सुविधाओं का उपयोग कर सकते हैं। गेटवे, फायरवॉल या कोडिंग तकनीक का प्रयोग कर किसी अनधिकृत व्यक्ति को इंटरनेट वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का एक उदाहरण है। ठीक है, चलिए एक्स्ट्रा नेट समझते हैं। जो यह क्या होता है, एक्स्ट्रा नेट जो हमारा होता है वह इंट्रानेट की तरह ही एक्स्ट्रा नेट भी निजी या संस्थागत उपयोग के लिए स्थापित एक कंप्यूटर नेटवर्क है जो इंटरनेट प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। लेकिन एक्स्ट्रा नेट में संस्था के सदस्य व कर्मचारियों के अतिरिक्त अन्य उपयोगकर्ताओं को भी एक सीमा तक नेटवर्क व डाटा के उपयोग की अनुमति दी जाती है। एक्स्ट्रा नेट का प्रयोग करने के लिए उपयोगकर्ता को एक विशेष यूजर नेम तथा पासवर्ड प्रदान किया जाता है। ठीक है, किसी व्यावसायिक बैंक का निजी नेटवर्क एक्स्ट्रा नेट का एक उदाहरण है। कोई भी उपभोक्ता यूजर नेम तथा पासवर्ड का उपयोग कर इंटरनेट के जरिए बैंक के नेटवर्क में घुस सकता है तथा अपनी व्यक्तिगत जानकारी देख सकता है, लेकिन वह अपनी व्यक्तिगत जानकारी के अलावा और कोई सूचना प्राप्त नहीं कर सकता। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे आज के काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि आप लोग के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण थे। आप लोग इन सारे प्रश्नों की तैयारी करके ही एग्ज़ाम में जाएंगे ताकि वहाँ दिक्कत ना हो। ठीक है, हमारा अगला जो टॉपिक रहेगा वह रहेगा इंटरनेट से। ठीक है, देखेंगे हमारा चैप्टर नंबर 12 जो है वह इंटरनेट है। इंटरनेट से किस तरह के टॉपिक आप लोग के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बनते हैं और उन सारे प्रश्नों पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।